morning student, Jai Swaminarayan. Chapter 3 we have to learn today, that is Nazism and the rise of Hitler. As we have seen in chapter 2, the Russian Revolution. After that you have seen that all over world the idea of freedom is spread like anything. So in Germany also we have see in this lesson. In this lesson we have to cover topic growth of social democracy in the Europe country. Especially in this lesson we have to learn about Germany. Then the basis of Hitler's rise of power. So actually Hitler was born in Austria, but after that in his career he switched on to the Germany. So we have to see the rising power in Germany. Okay, then the impact of Nazism. Hitler believed that the Germany is super. So for proving that he spread the Nazism. In this we have seen that the genocide over there. After that we have to see in this lesson the World War I, World War II, the allied country and the opposite country also. So in this lesson we can see that the Germany rose power on the France and Russia during First World War. But after that they all four country, US, Russia, France and Britain win over the Germany, and they make the Treaty of Versailles. We have to see to it also. In this lesson we have see that how Hitler made people to believe in Nazism, and he even forced the women also to participate in Nazism also. In this lesson we have to see the ideology of Nazism, that is how the prove the Germany is super from the all of the European. For that he done massacre, that is a genocide. He killed lots of people during that time. So we have to see this. Why this video? Let's see the video. हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और हिटलर बहुत तानाशाह था। सो इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर वर्ल्ड वॉर में कौन से पावर्स थे, उसमें जर्मनी को क्या प्रॉब्लम हुआ। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर का आखिर जर्मनी पे क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1914 में दो पावर्स बनी, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा और 1918 में खत्म हुआ और एलाइड जीत गए। एलाइड और सेंट्रल पावर दो ग्रुप्स का नाम था, जिनमें में से किसी एक में लगभग हर बड़े देश को शामिल होना था। सो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर में थे, एलाइड में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया, जापान। सेंट्रल पावर में बेसिकली सिर्फ 4 बड़े देश थे, वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। इन्हीं 4 देशों ने मिलकर इन सभी देशों से युद्ध लड़ा और यूएसए इसमें सबसे आखिर में आया था, जिसने आते ही इन सबको कमजोर करके इन्हें हरा दिया। एलाइड पावर को याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, आप इन्हें रूसी जेबीएफ के नाम से याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको मान लीजिए जेबीएफ छूट गया, फिर भी अगर रूसी याद रह गया, रशिया, यूएसए, सर्बिया और इटली, तो भी आपके बड़े बड़े देश कवर हो जाएंगे। इसके बाद गुआब के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, सेंट्रल पावर को। अगर आपको एग्जाम में ये बी छूट गया, सिर्फ आपको गोवा भी याद रहा, तो भी बड़े बड़े देश आपके अंदर में आ जाएंगे। सो यही था अलाइड और सेंट्रल पावर। सो इन दोनों देशों ने जब युद्ध लड़ा, ये 4 साल तक ये युद्ध चला और नवंबर 1918 में युद्ध खत्म हो गया और एलाइड जीत गए, क्योंकि यूएसए ने उसमें दखल कर दे दिया था। यूएसए एलाइड की तरफ आ गया था। जब वॉर खत्म होता है, उसमें जर्मनी और बाकी सेंट्रल पावर्स के देश सभी हार जाते हैं। स्टूडेंट अब इसके बाद जर्मनी में 1918 में जो किंग थे, उन्होंने एब्डिकेट कर दिया था, यानी कि इस्तीफा दे दिया था।
तो वहाँ पे जब कोई किंग ली नहीं गई था है तो उसे पार्लियामेंट की फ्रॉम द जरूरत पड़ी किंग और मार्टिन पार्लियामेंट फिर लूथर से बनाया की गया। शॉर्ट स्टोरी से। अब वहाँ पर जर्मनी में भी फर्स्ट डेमोक्रेसी आ स्टैंजा गई में थी, पोएट बोलता इलेक्शन है होने थे और कि जैसे सारी ही चीजों को इलेक्शन इकट्ठा शुरू करके हुआ वहाँ पर जब एक सपने पार्टी देखते जीतती हैं है जिसका नाम था और वो वीमर बड़े होते हैं रिपब्लिक। तो ऐसा लगता है कि वीमर दादी माँ की रिपब्लिक एक कहानी पार्टी का है नाम था जो और हमेशा जीतने सपनों के में ही बाद अच्छी पूरा लगती जर्मनी होती है। वीमर रिपब्लिक उसके के नाम से बाद जाना जाने लग गया, सपना एक क्योंकि फैंटेसी जैसे ही है, कोई भी वॉर खत्म एक होता है, ख्वाब अगर है, कोई बहुत बड़ा वॉर हो एक ऐसा तो उसके लिए डे बाकी ड्रीम है जो हारे हुए जिसको देश और जो सच जीते करना हुए देश रहते हैं शायद वो बैठ के नामुमकिन है। समझौता करते हैं कि हम अब लोग ऐसा क्या करें ये कि ये आगे मुमकिन को वॉर फिर से ना नामुमकिन और हो। नामुमकिन को तो मुमकिन वर्सलिस में करना आने के लिए सभी लोगों इंसान को की खुद बुलाया के गया हाथ में और इसे होता कहा है। गया पीस ट्रीटी, और जिसने यानी इसे कि समझौता। इसी So वजह से students, क्योंकि I बिगेस्ट वॉर hope you खत्म have been हुई थी, इसी learned वजह से सभी कंट्रीज what को is इसमें about the इनविटेशन Bengal दिया गया seller is been given और in this उसी part, समझौते को हम लोग ट्रीटी and ऑफ we are going वर्सलिस to meet very soon 1919 के for नाम से जानते upcoming हैं। chapters in the next session. इसके बाद आ Till गया then, जून goodbye 1919, and enjoy the ट्रीटी ऑफ videos. वर्सलिस। जर्मनी को बुलाकर उनके साथ धोखा किया गया, उन्हें जबरदस्ती एक ऐसे एग्रीमेंट में डाला गया जिसकी वजह से जर्मनी ने अपना अस्तित्व ही खो दिया। जर्मनी को गुलामी की जिंदगी जीने पे मजबूर किया इसी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ने। सो देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में आखिर था क्या। 13% जो लैंड था वो कैप्चर कर लिया गया बाकी देशों के द्वारा। 75% आयरन और कई सारे रिसोर्सेस ले लिए गए। जो भी रिसोर्स देने वाले लैंड थे उन पे कब्जा कर लिया गया ऑस्ट्रिया, हंगेरी और कई देशों द्वारा, और पूरा गुलामी का माहौल बना दिया गया वहां के लोगों पर। वो गन नहीं ले सकते और कई सारे कानून उन पर थोप दिए गए। इसके बाद जून 1919 में जब वहां ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में वीमर रिपब्लिक के लोग साइन करके आए तो यहाँ के लोग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने ये सोचा कि वीमर रिपब्लिक ने हमारे देश को बेच दिया है। अब इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये एमएसके नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और ये राइजेस एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट नंबर 2 है। सो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आखिर वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, अलाइड कौन थे और इसके बाद सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे। सो इन सब को हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक भी So देखी थी students, कि अगर I आपको hope you have एलाइज been याद got the करना हो तो story आप लोग and you have been enjoyed the video. जेबीएफ के नाम से Wait याद for our रख सकते upcoming हैं videos. और अगर आपको Goodbye. सेंट्रल पावर याद रखना हो तो आप गोवाब के नाम से याद रख सकते हैं। सो इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर रशिया में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आखिर क्या क्या हुआ। सो जितना देर तक हम लोगों ने पिछला पार्ट देखा था, सो एंड में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर वीमर रिपब्लिक राज करने लग गई थी, और यानी कि वीमर रिपब्लिक इलेक्शन जीत गई थी और वो वहां पर पावर में आ गई थी। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1919 में जून में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुआ, जिसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि उसमें सभी लोगों, सभी देशों को बुलाया गया कि आइए आप सब मिलकर समझौता कीजिए कि आगे चल के ऐसे वॉर ना हो और जो हम लोगों को दिक्कतें हुई हैं वो कैसे भरेंगी, वो कैसे So वापस students, I hope you रिवाइव have been होंगी। like the story जैसे जर्मनी and की वजह से thanks for कई देशों today's को, ऑस्ट्रिया, video. हंगेरी और कई We are देशों को going to meet बहुत very ज्यादा soon दिक्कत for आई next थी। videos. इसी वजह से वो Goodbye. लोग बहुत गुस्से में थे और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में ये साइन हुआ कि जर्मनी के कुछ हिस्से जो ग्रीनलैंड थे, ग्रीनलैंड मतलब जो लैंड जिसमें मिनरल्स, आयरन, कोल ये सब रिच हो, उन सबको हम लोग ग्रीनलैंड कहेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भाषा में। सो जैसे ये रेनलैंड है, यहाँ पर ज्यादातर मिनरल्स पाए जाते थे, कोल पाए जाते थे, तो इन सब एरिया को कई देशों ने, आसपास के देशों ने कैप्चर कर लिया। ये एरिया, यहाँ का ये एरिया, तो जितने भी आपको लाइट ग्रे टाइप का लग रहा है वो सारा एरिया बाकी देशों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। तो इसी वजह से बहुत दिक्कतें आने लग गई जर्मनी पर। उस पे इफेक्ट क्या पड़ा,
तो इससे जर्मनी पे इफेक्ट क्या पड़ा, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। सो जर्मनी जैसे ही वर्ल्ड वॉर से वापस गई, सो वर्ल्ड वॉर में देखिए बेसिकली एक वॉर में वेपन्स की जरूरत पड़ती है, सूट की जरूरत पड़ती है, सोल्जर्स के खाने पीने के सामान चाहिए और सारे वेपन्स और उनके आर्म्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए होती हैं एक वॉर को लड़ने के लिए। सो इन सब चीजों का पैसा जर्मनी के पास एक हद तक था, मतलब एक सीमा तक था। जैसे ही वो खत्म हो गया, बाकी देशों से उसने लोन लेना चालू किया, और क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, इसी वजह से जर्मनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज आ गया, जर्मनी ने बहुत सारा लोन ले लिया। सो इसी से आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी में, क्योंकि 1923 तक जर्मनी के ऊपर इतना बोझ आ गया था कि अब वो किसी को भी लोन देने के काबिल नहीं था। इसी वजह से 1923 में जर्मनी ने फ्रांस को उसके लोन वापस देने से मना कर दिया, और इसी वजह से फ्रांस ने, फ्रेंच लोगों ने वहाँ की इंडस्ट्री रूहर पे कब्जा कर लिया, और रूहर जो एक कोल रिच एरिया है, मतलब जहाँ से कोल निकलता है, वहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर लिया, और इसी वजह से वहाँ पर जर्मनी में और दिक्कतें आने लग गईं, क्योंकि उनका इनकम का सोर्स यही सब था कि वो लोग मिनरल बेचते थे विदेशों में और उससे उनको पैसा आता था और वो लोग कर्ज भरते थे। लेकिन अब जब कोल की बहुत बड़ी फैक्ट्री ही नहीं बची, बहुत बड़ी माइन ही नहीं बची, अब इसी वजह से उन पे और दिक्कतें आने लग गई, और जर्मनी ने कई सारे नोट, पेपर नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ, जर्मनी में नोट की वैल्यू घट गई, और जर्मनी में स्टार्टिंग में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 24,000 मार्क थी। मार्क जर्मनी की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है, वैसे ही जर्मनी की मार्क्स है। जुलाई में वो 3,53,000 मार्क्स तक आ गया, और अगस्त में एक डॉलर यूएस डॉलर की वैल्यू 46,21,000 तक पहुंच गया। अभी इंडिया में एक डॉलर की वैल्यू अप्रॉक्स 71 to 72 रुपीज है, और दिसंबर आते आते मार्क की वैल्यू लगभग 98 करोड़ तक पहुंच गया। इसी वजह से बहुत दिक्कतें आने लग गई रशिया में। अब देखिए, जैसे कि किसी भी कंट्री का एक नोट होता है, एक करेंसी होती है, सो उस करेंसी को वैल्यू कैसे मिलती है, सो उस करेंसी को वैल्यू देता है वहाँ का नेशनल बैंक। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर आरबीआई है, वहाँ पर आरबीआई में वो लोग जितने नोट छापते हैं, उतने पैसे का गोल्ड, उतने वैल्यू का गोल्ड वो लोग अपने पास रखते हैं, यानी कि रिजर्व रखते हैं, जिससे नोट की वैल्यू स्थिर रहती है, मतलब ऊपर नीचे नहीं होती है। और क्योंकि जर्मनी में इतने सारे नोट छाप दिए गए थे, इसी वजह से वहाँ के पैसों की वैल्यू घटती गई, और आखिर में आगे चलकर इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया कि वहाँ के लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया। हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट नंबर 3। तो ये पार्ट जो 3 है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, और हिटलर कैसे आया, और बाकी सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए अब हम लोग पिछले पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। सो अब तक हम लोगों ने देखा था कि जर्मनी में ईयर ऑफ डिप्रेशन आ गया था, यानी कि 1914 से 1918 तक जर्मनी ने युद्ध लड़ा और बहुत सारा लोन लिया, क्योंकि जर्मनी के पास अपना पैसा नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब उन्हें लौटाने का टाइम आया, तो जर्मनी के पास पैसा बचा ही नहीं, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सलेस में जर्मनी का सारा रिच एरिया, कोल रिच एरिया और जितना भी मिनरल रिच एरिया था, वो सब कब्जा कर लिया गया। और क्योंकि अब उनके पास एक्सपोर्ट के लिए कोई भी मिनरल नहीं था, इसी वजह से कर्ज वापस करना जर्मनी के लिए मुश्किल होता गया, और फाइनली 1923 में जर्मनी ने फ्रांस को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कर्ज लौटाने से। इसके बदले में फ्रांस ने रूहर पर जो एक कोल माइनिंग एरिया है, उस पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अब जर्मनी की हालत और बुरी हो गई, क्योंकि अब उसके पास कोल माइंस भी नहीं बची थी। सो जर्मनी में वीमर रिपब्लिक ने कई सारे नोट छापने शुरू किए, और इसी वजह से
इतने सारे नोट छापने की वजह से वहां के पैसे की वैल्यू, जिसे हम लोग मार्क कहते हैं, उसकी वैल्यू घटने लग गई। और धीरे धीरे करके अप्रैल में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 24,000 थी, और वही दिसंबर आते आते एक डॉलर की वैल्यू 1 ट्रिलियन मार्क तक पहुंच गई। सो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी उस वक्त जर्मनी की। इसी वजह से जर्मनी लगभग बाकी देशों से कट चुका था। सबसे ज्यादा लोन उसने लिया था यूएसए से। जर्मनी ने वॉर के लिए जितना भी लोन लिया था उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा यूएसए का था। और क्योंकि अब जर्मनी लौटाने से मना कर चुकी थी, मतलब अब जर्मनी के पास पैसा लौटाने के लिए था ही नहीं, उसने जैसे ही मना कर दिया वैसे ही यूएसए का बहुत ज्यादा घाटा हो गया। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाने के लिए सिर्फ दो ही तरीका होता है, या तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, या फिर लोन के थ्रू पैसा कमाना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आजकल अभी तक के टाइम पर बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे आप लोग देख लेंगे हम लोगों के शेयर मार्केट, वो सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ही बेसिस पे ये सब चल रहा है, और इसी से हम लोगों के कंट्री की इकोनॉमी डिसाइड होती है। सेकेंड वे, जिसे ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते, लोन देना, यानी कि लोन देकर उस पे जो ब्याज मिलेगा उसी से अपने कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करना। उस वक्त यूएसए ने बहुत सारा लोन दे दिया जर्मनी को हाई रेट पे, जिससे कि कुछ सालों बाद उसका मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। लेकिन जब इतना सारा लोन यूएसए को वापस नहीं मिला तो यूएसए का बहुत सारा घाटा हो गया और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। यानी कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बाकी देश के जो शेयर मार्केट के लोग होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, वो आकर अपना ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। एक तरह का वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट जो यूएसए में था। वो जैसे ही क्रैश हो गया 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए, यानी कि 13 मिलियन हिस्सेदारी बेच दी गई। शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो जैसे कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी पैसे के इनपुट की जरूरत पड़ेगी। और वो पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप पैसा लाएंगे कहाँ से? फैक्ट्री बनाने का। इसी वजह से शेयर मार्केट बना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और पैसा हो और आप बड़ी फैक्ट्री बनाएं, इसके लिए आपको शेयर्स अपने कंपनी के बेचने पड़ेंगे। यानी कि अगर किसी भी कंपनी को हम लोग डिवाइड कर लें, मान लें 4 पार्ट में, और 4 पार्ट में डिवाइड करते ही उस कंपनी के 25% के हिसाब से टुकड़े हो जाएंगे। और अगर आप किसी इंसान को देखते हैं जिसके पास पैसा है पर उसे इंडस्ट्री नहीं लगानी है, तो आप उससे पैसा ले सकते हैं और उसे एक शेयर बेच सकते हैं अपने कंपनी का, यानी उसे अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना सकते हैं, जिससे अभी उसने आपको पैसा दे दिया है लेकिन इंडस्ट्री बनने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो उसे भी मिलेगा उसके शेयर के हिसाब से। यही सब सोच के लोगों ने यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज यानी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज पे अपने पैसे लगाए थे, जिससे आगे चलकर जब मुनाफा बढ़ेगा तो उन्हें भी रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 13 मिलियन शेयर्स बिक गए, यानी कि ऐसे ही छोटे मोटे कंपनीज की हिस्सेदारी बिक गई, जिससे अब कोई भी स्मॉल फैक्ट्री अब बनने लायक ही नहीं बची उसमें, क्योंकि इंडस्ट्रीज बनाने वालों को इनपुट ही नहीं आ रहा था। इसी वजह से सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और आ गया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और 1932 तक आते आते यूएसए की इनकम है, जो पूरी इनकम होती है यूएसए की, जीडीपी, वो हाफ तक गिर गई, यानी आधी हो गई। मुझे लगता है आप ये सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग ये शेयर के बारे में नहीं समझ रहे हैं तो इसके लिए मुझे एक नया वीडियो, एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्योंकि अगर हम लोग शेयर के बारे में अभी बात करेंगे तो ये इकोनॉमिक्स की ओर चला जाएगा। और 1932 तक आते आते जर्मनी की भी कंडीशन बद से बदतर हो गई, यानी बहुत बुरी हो गई।
क्योंकि 1932 आते आते जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, क्योंकि वो कई देशों से लोन ली थी और वो लोन लौटा नहीं पा रही थी, इसी वजह से पेपर नोट छापने की वजह से एक तो उसके नोट की, उसके करेंसी की वैल्यू घट गई थी, दूसरा उसके जो लैंड थे, मिनरल रिच लैंड थे, उन सब पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा था। जर्मनी में 1932 आते आते हालत ये हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट चारों ओर फैल गई, यानी कि लोगों को काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, और इसी वजह से लोग विलिंग टू डू एनी वर्क नाम के पोस्टर लेकर जमीन पर उतर आए, रोड पर उतर आए, यानी कि वो भी काम करना चाहते हैं, ये उन्होंने इसके थ्रू बताने का कोशिश किया। इस पार्ट में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट नंबर 4। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर जर्मनी में इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों आया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी ने बहुत ज़्यादा लोन लिया था वर्ल्ड वॉर को लड़ने के लिए, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में उनके जो इनकम का सोर्स था, जहां से उन्हें पैसा मिलता था, वो लैंड, वो मिनरल रिच लैंड उनसे ले लिए गए थे बाकी देशों द्वारा। इनके पास जब इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा, जब कोई इनकम का साधन नहीं बचा, तो इन्होंने लोन के पैसे लौटाने से मना कर दिया। कई देशों ने इसका विरोध किया और फ्रांस ने इनके कोल माइन एरिया रूहर पर कब्जा कर लिया। यूएसए नेवी ने बहुत ज़्यादा लोन दिया था हाई इंटरेस्ट रेट पे। यूएसए का प्लान था कि वो ज़्यादा रेट पर लोन देंगे और कुछ सालों बाद जब ये रिटर्न में आएगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जब जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो गई और जर्मनी के लोग वापस लोन लौटाने के काबिल नहीं रहे, तो यूएसए का बहुत बड़ा घाटा हुआ, और इसी वजह से वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो एक प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केटिंग का, वो क्रैश हो गया, जिसके वजह से यूएसए का जो टोटल इनकम था, नेशनल इनकम था, वो आधा हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर जर्मनी में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि जर्मनी में कई सारे नोट बनाए गए, कई सारे नोट छापे गए, जिससे वहाँ के नोट की वैल्यू गिर गई। वहाँ पर एक यूएस डॉलर की वैल्यू दिसंबर आते आते 1 ट्रिलियन मार्क तक पहुँच गई। अभी के समय में इंडिया में 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 71 रुपीज़ है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 ट्रिलियन कितना बड़ा हो जाता है। इसी वजह से जर्मनी में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर वीमर रिपब्लिक ने क्या किया। जैसे ही टाइम बीतता गया, लोगों को पता चलता गया कि वीमर रिपब्लिक एक डिक्टेटरशिप स्थापित करना चाहती है रशिया में, यानी कि वो किसी भी अपोजिशन को टिकने नहीं दे रहे थे। वो टाइम टाइम पर कैबिनेट मिनिस्टर्स को चेंज कर रहे थे, अपने कैबिनेट को चेंज कर रहे थे, और लगभग 239 डेज तक एक कैबिनेट चलती थी, और इन्होंने 20 टाइम्स अपने कैबिनेट को चेंज किया था। वहाँ पर एक और दिक्कत थी आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 ये कहता था कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी इमरजेंसी लागू करवा सकता है और कभी भी इंसान के सिविल राइट्स को तोड़ सकता है, सिविल राइट्स को ख़त्म कर सकता है। यानी कि हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट हैं उन्हें हम लोग सिविल राइट के नाम से भी जानते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट को ये अधिकार था कि वो किसी भी समय वहाँ के सिविल राइट्स को, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स को डिसोबे कर सकता है, फिनिश कर सकता है। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट और वीमर रिपब्लिक के लोग ही सुप्रीम पावर थे। वहाँ पर हमारे देश की तरह जुडिशरी नहीं थी जो उनके पावर्स को कंट्रोल कर पाए। इसी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग थे वो भी वीमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे, वीमर रिपब्लिक से नाराज थे। इसी बीच एंट्री हुई हिटलर की।
हिटलर जिन्होंने पूरे इतिहास के पन्नों को बदल कर रख दिया। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर बहुत गरीब परिवार से आते थे, वो गरीब थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में एक सैनिक के रूप में अपना योगदान दिया था। वो एक सैनिक के रूप में वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे थे। आगे चलकर जैसे ही जर्मनी हारा, उससे उन्हें बहुत दुख हुआ और वो बहुत डर गए। लेकिन 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए इस दुनिया के खिलाफ। उन्होंने शुरुआत में 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की और आगे चलकर वो लीडर हो गए जर्मन वर्कर पार्टी के, और उन्होंने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जिसे हम लोग कॉमनली नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। 1923 में हिटलर ने प्लान किया, सोचा कि बावेरिया को वहां से बाहर निकालेंगे और बर्लिन को अपने अंदर लाएंगे। बर्लिन अभी जर्मनी की राजधानी है, सो उसे ही वो लोग वापस लेने के लिए, उसके पावर को कैप्चर करने के लिए उन्होंने मार्च निकाला था, लेकिन वो फेल हो गए और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और बाद में जब वो छूटते हैं तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों को लीगल वे में मूव करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़े और कई बार उनकी जो पार्टी थी वो हारी, और 1928 के इलेक्शन में 2.6% वोट पाने वाली पार्टी 1932 में 37% वोट्स पा गई, सिर्फ और सिर्फ हिटलर की वजह से, क्योंकि हिटलर एक बहुत अच्छे वक्ता थे। उनके भाषणों में आज़ादी की एक गूंज रहती थी, जिसे सुनकर वहाँ के जो लोग रहते थे वो हिटलर के दीवाने हो जाते थे, और इसी वजह से वो पावर में आए, वो लीडर बने जर्मनी के 1932 के बाद से। और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जर्मनी के पार्लियामेंट को रीच स्टैग कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इलेक्शन लड़ते वक्त हिटलर ने सिर्फ कुछ ही बातों का प्रचार किया कि वो आने के बाद आखिर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो उसको हटा देंगे, जर्मनी को और फिर से प्रगतिशील रास्ते पे ले जाएंगे, और जो भी देश और जो फैसले ट्रीटी ऑफ वर्सलेस में लिए गए थे वो उन्हें अंडू कर देंगे, उन्हें वो वापस भेज देंगे, अंडू कर देंगे, और फिर से जर्मनी को एक भव्य देश बना देंगे, एक बहुत बड़ा और अच्छा देश बनाएंगे। सो इन्हीं वादों के साथ हिटलर आगे आए थे और वो जीते भी। इसके बाद जीतने के बाद हिटलर ने आखिर ऐसा क्या किया कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई कि वर्ल्ड वॉर 2 की जरूरत पड़ गई, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें और इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है और आपको ये वीडियो कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हिटलर अंकल पावर में आ गए थे। उन्होंने 1932 का चुनाव जीत लिया था और 37% वोट मिले थे उनके पार्टी को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हिटलर अंकल सामने आते थे वहाँ के सभी लोग छात्र प्रतिज्ञा करने लग जाते थे, यानी कि हाथ आगे कर कर हो हिटलर चिल्लाते थे या फिर हिटलर जय हो के नारे लगाते थे। और क्योंकि हिटलर बोलने में बहुत अच्छे थे, इसी वजह से वो आते ही जैसे ही वो लोगों के सामने आए उन्होंने इतने ज़्यादा भाषण दिए, इतने ज़्यादा रैलीज की कि वहाँ के जर्मनी के जितने भी लोग थे वो उनके फैन हो गए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हिटलर आखिर किस बात पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने आते ही कहा था कि अगर आप लोग मुझे वोट देंगे, अगर आप लोग मुझे जिताएंगे तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस में जो गुनाह हुआ है जर्मनी के साथ, ये जो धोखा हुआ है, इन सारे रूल्स को मैं हटा दूंगा। जर्मनी फिर से एक बहुत बड़ा देश बन जाएगा, बहुत अच्छा देश बन जाएगा। वो ये भी कह रहे थे कि जो अभी मंदी है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है जर्मनी में,
वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, मैं उसे एकदम हटा दूंगा। ये सब कह के हिटलर आगे आए थे और सभी लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया और आखिर में वो जीत गए। 1932 में पावर आने के बाद उन्होंने कई काम करना शुरू किए, यानी कि जर्मनी का बेस स्ट्रॉन्ग करके उसे आगे बढ़ाना चाहा। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनकी एक और दिक्कत थी। अगर वो कोई भी रूल लगाना चाहते तो उन्हें सबसे पहले अपने अपोजिशन से लड़ना पड़ता। यानी कुल मिलाकर जब भी हिटलर कोई भी नया कानून लाना चाह रहे थे तो अपोजिशन उनके सामने आकर खड़ा हो जा रहा था। इसी वजह से 1903 में उन्होंने डेमोक्रेसी को हटा दिया। 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप, जो कि हायर पोजीशन होती है कैबिनेट मिनिस्टर की, वो हिटलर को दे दी। यानी कि अब हिटलर जर्मनी के चांसलर बन चुके थे। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जो सबसे पहला काम किया वो डेमोक्रेसी को हटाना था। हिटलर ने जर्मनी से डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से हटा दिया और उन्होंने 28 फरवरी 1933 को सारे सिविक राइट, यानी सिविल राइट या फिर फंडामेंटल राइट, सारी चीज़ों को हटा दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिपोर्टिंग सब कुछ हटा दिया गया हिटलर के द्वारा। यानी कि अब आप हिटलर का विरोध नहीं कर सकते, और अगर आप विरोध करेंगे तो उसके लिए भी एक रूम बनाया गया, कंसंट्रेशन कैंप्स। इसकी एक अलग स्टोरी है। ये एक ऐसे जगह पे बनाया जाता था जहाँ से आपकी चीखें नॉर्मल पर्सन को सुनाई ना दे, कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ले जाकर लोगों को मारा जाता था। अलग अलग तरीके से क्रिएटिव आइडियाज के साथ लोगों को मारा जाता था। जैसे ही जर्मनी में डिक्टेटरशिप आया, कंसंट्रेशन कैंप का काम धीरे धीरे बढ़ता गया। यानी कि वहाँ पर कई सारे लोग, नए नए लोग आने लग गए। सो साइंटिस्ट की इनोवेशन कम होने की वजह से एक ऐसा रूम बना दिया गया जहाँ पर गैस को अंदर भर दिया जाता था, जहरीली गैसेस को, जिसकी वजह से 100, 200, 400 लोगों को एक साथ वहाँ के साइंटिस्ट मार देते थे। उसे गैस चैम्बर भी कहा जाता है। सो वो एक हिस्सा था कंसंट्रेशन कैंप का। सो इतना सब करने के बाद अब हिटलर के सामने कोई भी चुनौती नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अब वो जो चाहे वो कर सकते थे। सो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि अगर हम लोगों को इस कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस ख़त्म करनी है तो किसी पढ़े लिखे इंसान को उसकी वजह ढूंढने के लिए लगाना चाहिए। सो उन्होंने हजलमर सच्चाच को काम में लगाया कि वो देखें कि हम लोग आखिर कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल सकते हैं। सो बहुत कुछ सोचने के बाद आखिर में सच्चाच ने एक वे निकाला जो था वॉक्सवैगन। सो ये एक कंपनी का नाम है जो जर्मनी से ही स्टार्ट हुई, कि वॉक्सवैगन के जर्मनी में आने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये कार बहुत लग्जरी कार थी। इसी वजह से लोग उसे खरीदेंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी फिर से शुरू हो जाएगा। सो हिटलर को ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। सो इसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनने लग गई। और एक और खूबी हिटलर में ये थी कि उन्होंने विदेशी रिश्तों को बहुत अच्छा कर लिया था। यानी कि बड़े बड़े देशों के साथ उन्होंने कई पैक्ट साइन कर लिए थे। पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, और उनमें में से सबसे अच्छा और सबसे बड़ा था ट्रिपार्टाइट पैक्ट। एक ऐसा पैक्ट था जो जर्मनी, इटली और जापान ने साइन किया था कि वो लोग कभी भी किसी भी मुसीबत में रहेंगे तो एक दूसरे को उनकी मदद करनी होगी। यानी कि अगर कोई जापान पे हमला करेगा तो जर्मनी और इटली जापान के साथ खड़ी हो जाएगी। वैसे ही अगर कोई जर्मनी पे हमला करेगा तो इटली और जापान जर्मनी की मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर ये तीनों देश एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने ट्रिपार्टी पैक्ट साइन किया था। इसी वजह से हिटलर की पावर वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब हिटलर ने सोचा कि अगर हम लोग इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज होना चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज के लिए उन्हें ज़्यादा लैंड चाहिए कि वो ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकें, ज़्यादा मिनरल्स निकाल सकें उस लैंड से। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना पोलैंड पर कब्जा कर लिया जाए। आप लोग मैप पे देख सकते हैं कि पोलैंड जस्ट बगल में है जर्मनी के। सो उन्होंने हमला किया और इससे वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। मतलब यूरोप, यूएसए और सभी देशों को मिलकर लड़ना पड़ता है। सो इस एक हमले से
आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला था और हिटलर ने एक तरीका निकाला था अपने कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाने का। उन्होंने हजलमर सच्चाच को अपॉइंट किया था कि वो ढूंढे कि कैसे आखिर इकोनॉमिक कंडीशन गुड होगी इस कंट्री की, और उन्होंने एक वे बताया था और जिसे हम लोग आज वॉक्सवैगन के नाम से जानते हैं। सो ये कार की एक कंपनी है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और ये अभी के टाइम की बहुत फेमस कंपनी है। सो उसी समय में उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम लोग वॉक्सवैगन को लाएंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, विदेशों से इसको लोग खरीदेंगे और इसी वजह से कंट्री की इकोनॉमी राइज करेगी। लेकिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने सोचा कि इससे बहुत टाइम लगेगा और इससे ज्यादा अच्छा तरीका वो खोज सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को कंट्री की इकोनॉमी अच्छी करनी है तो सबसे पहले हम लोगों को उसका लैंड बढ़ाना पड़ेगा। इसी वजह से लैंड बढ़ाने के लिए उन्होंने पोलैंड पर हमला किया और पोलैंड पर हमला करने के बाद रशिया जर्मनी के खिलाफ हो गया। हम लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में इस वीडियो में ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कहानी के तरीके से बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। सो जर्मनी ने रशिया के साथ यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के साथ एक ये सोचा कि दोनों को अगर अपना एरिया बढ़ाना हो तो आधे पोलैंड में हम लोग कब्जा कर लेते हैं और आधे पोलैंड में रशिया कब्जा कर ले। सो इन दोनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट लड़ा कि पोलैंड को आधे आधे टुकड़ों में बांट के हम लोग ले लेंगे। लेकिन जैसे ही जर्मनी की सेना आगे बढ़ी तो वो अपने इलाके तक पहुंचने के बाद वो इतनी लालची हो गई कि उसने रशिया की आर्मी पे भी हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही जर्मनी की सेना पोलैंड से आगे बढ़ती है रशिया के तरफ, तभी ठंडी का मौसम आ जाता है, जिसकी वजह से वहां के जो जर्मनी के लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा मौसमी दिक्कत झेलनी पड़ जाती है। यानी ठंडी में जब इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा तो वो लड़ेगा क्या। इसी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है जर्मनी की सेना के लिए और आखिर में जर्मनी की सेना हार जाती है रशिया से। सो रशिया यूएसएसआर जर्मनी पे एक खुला अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो हम लोगों ने ट्रिपार्टाइट पैक्ट पढ़ा था उसके तहत जो 3 कंट्रीज थी, जर्मनी, जापान और इटली, वो तीनों एक तरफ आ जाती हैं। फिर ऐसे आगे आगे चलकर सभी दुनिया 2 हिस्सों में बट जाती है, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट जाती है। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 का कारण लिखने को आए तो इसके 5 मेजर कारण थे जो आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। फर्स्ट, नेशनलिज्म यानी देशभक्ति, यानी कि उस टाइम के लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम था और देशभक्ति थी। इसी वजह से वो चाहते थे कि हमारे देश के ऊपर कोई हमला ना करे और अगर कोई हमला करता था तो वो एक लड़ाई के रूप में सामने आता था। इसके बाद इंपीरियलिज्म यानी कि अपनी जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाना। ब्रिटेन भी उस समय साउथ अफ्रीका को कैप्चर करना चाहता था पूरा। जैसे उसने इंडिया को कैप्चर किया था वैसे ही वो साउथ अफ्रीका में भी अपनी कॉलोनीज बनाता जा रहा था। इसे देखकर कई कंट्रियां भी वहां साउथ अफ्रीका गईं और इसी वजह से उनके बीच में भी टकराव हो गया। सो हम लोगों ने अब तक कवर किया नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म। फिर इसके बाद आते हैं वेपन्स। जो मॉडर्न वेपन्स थे वो भी उस समय तक डेवलप हो चुके थे, जैसे कि मशीन गन, जिसका पहली बार इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में ही हुआ था। इसके बाद सबमरीन्स भी बनी थी जो जर्मनी की सेना ने जिसका बहुत इस्तेमाल किया था। इसके बाद चौथा कारण पैक्ट साइन करना यानी हिडन एग्रीमेंट साइन करना। जैसे जर्मनी, जापान और इटली ने साइन किया था एक एग्रीमेंट, वैसे ही कई देश आपस में ये पैक्ट साइन कर रहे थे, यानी कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगा तो वो मदद के लिए अपने देश तैयार कर रहे थे। इसी वजह से सभी देशों के अंदर एक कॉन्फिडेंट भी था कि वो जंग में जीत सकते हैं और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर के लिए सभी देश तैयार भी थे। इसके बाद यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा नहीं लेना चाहता था
क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसकी कमर टूट चुकी थी, यानी कि अब वो और प्रॉब्लम्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन उसके वर्ल्ड वॉर 2 में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, जर्मनी के पास उसकी सबमरीन्स थी। सो ब्रिटेन भी आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के खिलाफ हो चुका था। और अगर आप लोग मैप में देखेंगे, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में सी पड़ता है, यानी समुद्र पड़ता है। सो जर्मनी ने ब्रिटेन के जो भी शिप्स हैं उन्हें तबाह करने के लिए अपनी सबमरीन समुद्र में छोड़ी हुई थी। लेकिन क्या होता था कि जब यूएसए की शिप्स आती थी तो जर्मनी वाले गलती से नीचे से यूएसए की शिप्स भी उड़ा देते थे, यानी कि जिस शिप में यूएसए के ज्यादा यात्री होते थे उन सब शिप्स को भी उड़ा दिया जाता था, क्योंकि नीचे से सबमरीन से तो ये पता नहीं चलता है कि उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं जो यूएसए के हैं या फिर वो किसकी शिप है। सो वो लोग सिर्फ रेडार से ये देखते हैं कि एक शिप आ रही है और उसी पे जर्मनी वाले निशाना लगाते थे। सो यूएसए ने इनका विरोध किया और कहा कि आप लोग हमारी शिप पर मत हमला कीजिए। सो जर्मनी वालों ने स्टार्टिंग में हाँ कहा और कहा कि ठीक है, अब से हमला नहीं होगा। जैसे ही जर्मनी के सबमरीन को कोई भी शिप दिखती थी, सो जर्मनी वाले पानी के ऊपर आते थे और देखते थे कि यह यूएसए की शिप है या फिर ब्रिटेन की। तो इससे क्या होता था कि ज्यादातर टाइम ये ब्रिटेन की निकल जाती थी और ब्रिटेन वाले इन पर गोलियों से हमला कर इनकी सबमरीन को तहस नहस कर देते थे, यानी इनकी सबमरीन को बर्बाद कर देते थे। सो इससे जर्मनी का बहुत घाटा हो रहा था, क्योंकि बार बार उन्हें ऊपर आके चेक करना पड़ता था कि ये यूएसए का है कि नहीं, और अगर ब्रिटेन का निकल गया तो वो लोग हमला भी कर देते थे। सो इसी वजह से जर्मनी ने आखिर में सोचा कि अगर यूएसए गुस्सा होता है तो होने दो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग बार बार शिप्स को चेक करके फिर उसको मारें। तो उन्होंने सारी शिप्स को तबाह करना शुरू किया। इसी से गुस्सा होकर यूएसए को वर्ल्ड वॉर 2 में आना पड़ा। सो यही था पूरा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे द नाजी वर्ल्ड वाइड के बारे में, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में आखिर में इस पैराग्राफ के एंडिंग तक हिटलर मर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे हेलमट, जो आगे चलकर हिटलर बनते हैं। उनकी कहानी को अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनकी आखिर सोच क्या थी, वो क्या सोचकर किन किन टाइप के लोगों को मारते थे। सो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, क्या क्या वजहें थीं, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है आपको वर्ल्ड वॉर 2 और 1 के पार्टिसिपेंट्स के नाम याद करने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि आखिर कौन किस तरफ था, कौन एलाइड थे, कौन सेंट्रल पावर थे। सो अगर आपको इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, आप उसे चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप दोनों वर्ल्ड वॉर के पार्टिसिपेंट्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। उसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म के थ्रू आपको, जैसे हम लोगों ने रूसी JBF देखा था, वैसे ही मैंने आपको एक ट्रिक दिया है। मुझे लगता है आपको उससे थोड़ा आसानी होगा याद करने में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आखिर कैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। पोलैंड को हिटलर कब्जा करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने हमला किया, लेकिन इसी बीच में रशिया और जर्मनी में लड़ाई हो गया और उसी के वजह से ट्रिपार्टाइट पैक्ट की वजह से तीनों देश एक तरफ आ गए और जापान, इटली और जर्मनी एक तरफ आ गए और पूरा जो विश्व था वो एक और तरफ बट गया। अमेरिका उसमें स्टार्टिंग में हिस्सा इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 के इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत पीड़ित हो चुका था। वो सोच रहा था कि हम लोग एक और इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इसी वजह से वो हिस्सा नहीं लेना चाहता था। लेकिन बाद में उसे जर्मनी के सबमरीन्स के कारण उसे हिस्सा लेना पड़ता है।
और मई 1945 को हिटलर हार जाते हैं जब यूएसए हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब छोड़ देता है। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि उनमें में से एक बॉम्ब का नाम था द फैट मैन और दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। इन दोनों को गिराया गया था और 3 प्लेन्स के थ्रू इसे गिराया गया था और इस पे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। पर अगर मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा तो मुझे लगता है वीडियो लेंथी हो जाएगा। इसी वजह से चलिए अब हम लोग नाजी वर्ल्ड वाइड को शुरू करते हैं। हिटलर की जो सोच थी वो अधिकतर रेशियल थी। रेशियल मतलब नस्ल से प्रभावित। सो हिटलर जो थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब नस्ल के आधार पर लोगों को बांटना, जैसे कि रंग के आधार पर। महात्मा गांधी ने भी इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जर्मनी में उस वक्त होता क्या था। जब नाजी पावर में आई थी तो वो ब्लू आंख वाले लंबे लोग जिनके भूरे बाल हों, जिन्हें आर्यंस कहा जाता था, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, उन्हें नाजीज ने टॉप पर रखा था। यानी कि वो लोग टॉप पर थे और उनकी नस्ल को, उनकी रेस को अच्छा माना जाता था। और आगे चलकर हिटलर इन्हीं आर्यंस को और बढ़ावा देते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ ज्यूज लोग भी रहते थे जर्मनी में, जिन्हें हिटलर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें एंटी रेस कहा जाता था और उन्हें आर्यंस का एनिमीज भी कहा जाता था। ज्यूज से हिटलर इतना नफरत करते थे कि उनके लिए उन्होंने गैस चैम्बर्स भी खुलवा दिए थे जिसमें ज्यूज को भर भर के मारा जाता था, क्योंकि हिटलर सोचते थे कि इनकी पॉपुलेशन कम ही रहनी चाहिए। इसके बाद हिटलर का जो एक और आइडियोलॉजी था वो था लेबेंसराउम, यानी कि लिविंग स्पेस। वो चाहते थे कि आर्यंस को लिविंग स्पेस दिया जाए, मतलब रहने का एक खासा जगह दिया जाए, अच्छा जगह दिया जाए। और इसी वजह से वो जर्मनीज की बाउंड्री बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़ रहे थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे एक रेशियल स्टेट एस्टैब्लिश्ड होता है। ये शुरू होता है उस समय की गवर्नमेंट से। उस समय की गवर्नमेंट, जो कि हिटलर की गवर्नमेंट थी, वो इतना नफरत करने लग गई थी कि ऐसी ट्रेन्स में भरकर ज्यूज को मार दिया जाता था। इसे डेथ चैम्बर्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था और ज्यूज को पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे, यानी उन्हें पढ़ने से भी रोका जाता था। एक स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नंबर ऑफ सीट रिजर्व रहती थी ज्यूज के लिए, यानी कि उतने परसेंट से ज्यादा और ज्यूज उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिससे ज्यूज की संख्या स्कूलों में कम होती गई और ज्यूज अनएजुकेटेड होने लग गए। इसके बाद हिटलर का यह मानना था कि आर्यंस को और भी एजुकेटेड करना चाहिए और जितने भी चिल्ड्रन वहां पर पढ़ते हैं उन्हें नाजिज्म के बारे में एकदम अच्छे से बताना चाहिए और उनकी बड़ाई करके बताना चाहिए। यानी कि वो चाहते थे कि बच्चों के बीच उनकी एक झूठी तस्वीर सामने आए कि वो अच्छा करते हैं जर्मनी के लिए, जिससे आगे चलकर उनका विरोध ना हो। हिटलर गवर्नमेंट ने कभी भी यह नहीं कहा कि वो ज्यूज को मारते हैं। उनके किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में किल या फिर मर्डर का नाम नहीं आता था। वो लोग उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कहते थे या फिर फाइनल सॉल्यूशन कहते थे। यानी कि जब भी वो ज्यूज को मारते थे उसे फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता था, और अगर वो डिसेबल्ड ज्यूज को मारते थे तो उसे यूथेनेसिया कहा जाता था। कुल मिलाकर उस समय जर्मनी में ज्यूज की हालत बहुत बुरी थी। हिटलर वुमेन्स का भी बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि जो भी आर्यंस वुमेन हैं, जो भी नॉन ज्यूइश वुमेन हैं, उन्हें अपने बच्चों को नाजिज्म के बारे में बताना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो कहते थे कि आर्यन मदर्स अपने बच्चों को अच्छे से अगर समझाएंगी, अच्छे से शिक्षा देंगी, तो उनके बच्चे आगे चलकर जर्मनी का भला करेंगे। और वहीं ज्यूइश वुमेन के खिलाफ वो बहुत सख्त थे, वो उनका विरोध करते थे। इसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उस समय ऑर्डिनरी पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग ये सोच रहे थे कि जो भी सरकार काम कर रही है वो सब सही है, और वो सोचते थे कि हाँ, ज्यूज को मारना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो कभी विरोध कर दें। इसके बाद
इसके बाद ऑर्डिनरी पीपल ये भी सोचते थे कि जो भी हिटलर कर रहे हैं, जो भी नाजीवादी कर रही है, वो लोगों के भले के लिए ही है। और वहीं दूसरी तरफ ज्यूस उससे बहुत परेशान थे। अब इसमें एक वर्ड है हॉलोकॉस्ट। उस समय जर्मनी में नाजीज ने जो ज्यूस के साथ किया था, सो ज्यूस भी चाहते थे कि इसे पूरी दुनिया देखे और पूरी दुनिया याद रखे कि आखिर हमारे साथ क्या क्या गलत काम हुआ है। उसे ही हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। सो इस वीडियो के लिए बस You इतना have seen how the Hitler is dominating nature, so especially for the Germany. He spread the Nazism all over. In this chapter, we have listened the word genocidal, means the killing of the Jewish people in a lots of, that means 1,000 of people together. It is called genocide. After that, we have seen the depression in the country. Then we have seen the treaty also, which is good for Russia, France, Britain and US, and bad for Germany. But after that, what happens in the Second World War? The UN conducted the meeting, but Hitler was not attend that meeting because before that, on 30th of April, he committed suicide. So we have seen this, in this lesson, the Nazism is not a good. So you can understand better by this video. Thank you very much. Have a nice day.